नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का एक सपना देखा गया है। आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि विकसित भारत @2047 की एक संकल्पना है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत के आज़ादी की जो 100वीं वर्षगांठ है 2047, उस समय तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। उसी की तर्ज पे, क्योंकि भारत एक सहकारी संघवाद है, राज्यों को भी विकसित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये वीडियो जो है आपको एक तो अगर इसी टॉपिक पे निबंध आ गया तो भी काम आएगा। इसके अलावा इससे आसपास के कोई भी टॉपिक आते हैं छत्तीसगढ़ से, तो इनमें जो भी पॉइंट है ना आपके वीडियो के, वो आप आराम से यूज़ करिए। छत्तीसगढ़ में यही पॉइंट यूज़ करना है, कोई भी ऐसे आए तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ तो हम थोड़ा सा विकसित छत्तीसगढ़ वीडियो तो आप विकसित भारत वाला तो आप देख चुके हैं, तो उसके जो मेजर पॉइंट है वहाँ से आप उठा लीजिएगा अगर विकसित भारत आया तो। वही चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ मेरे को बताना है वो मैं बता देता हूँ। पहला तो विकसित भारत के आधार स्तंभ 4 हैं। एक है युवा, दूसरे हैं गरीब, तीसरी है महिला और चौथे हैं किसान। ये आप बता दीजिएगा कि 4 स्तंभों पर टिका है विकसित भारत। इसी को हमारे छत्तीसगढ़ के बजट में ज्ञान कहा गया है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। मतलब ये 4 जो हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और महिला मतलब नारी, तो ये 4 स्तंभ आप याद रखिएगा। इसके बाद इसमें 4 आयाम बताए गए हैं। पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास तो आप समझते हैं, जीडीपी बढ़ाना, विकास दर बढ़ाना। दूसरा है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति का मतलब होता है कि सामाजिक रूप से भी समाज के जो डिसएडवांटेज सेक्शन है ना, जैसे गरीब हैं, जैसे महिलाएं हैं, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनकी भी प्रगति होना चाहिए, समाज की प्रगति होना चाहिए। तीसरा इसका आयाम है जो है पर्यावरण का सतत विकास। पर्यावरण का सतत विकास का मतलब होता है कि हमको पर्यावरण को परेशान नहीं करना है, पर्यावरण को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि इसका सतत विकास करना है, जिससे ये हमारी पीढ़ी को भी मिले और जो आगे आने वाली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, उनके लिए भी उसी रूप में बचा रहे। गांधी जी का आप एक कोट डाल सकते हैं कि हमको ये पृथ्वी जागीर में नहीं मिली अपने पूर्वजों से, बल्कि हमने अपने जो आने वाली पीढ़ी है उनसे उधार मिली है। और कोई भी चीज़ जब आप उधार में लेते हैं तो उसको ब्याज के सहित वापस करना है। अगर आपके पास 10 पेड़ मिले हैं आपको, तो आपको उसको 12 करके अगली पीढ़ी को देना है, पूरे 10 ख़त्म नहीं करना है। तो इसी को सतत विकास बोलते हैं। और अगला इसका आयाम है सुशासन। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, मतलब कि अच्छा शासन, जिससे जो प्रशासन है या शासन है वो अकाउंटेबल हो सके। अकाउंटेबल मतलब आपके प्रति जवाबदेह हो सके, रिस्पॉन्सिबल हो सके, और आपको जो भी जनता की मांग है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से पता चले। जैसे आरटीआई अधिनियम है, हमको कोई भी सरकार की चीज़ पता लगना चाहिए, पारदर्शिता बोलते हैं उसको। मतलब सुशासन मतलब शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, ऐसे तत्वों को बढ़ाना जिससे जनता का भला हो सके। तो ये विकसित भारत के आयाम है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के ऊपर। तो थोड़ा सा ना आप छत्तीसगढ़ का डाटा लिख देना। और ये तो मैं बेसिक आपको बता दिया हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, आपको जो याद है वो लिख देना। मातृ मृत्यु दर इतनी है, 2001 में 379 थी, ऐसा जो भी आपको याद आए वो लिख सकते हो। वो सेक्टर वाइज लिख सकते हो कि कृषि का इतना प्रतिशत। तो बेसिक, क्योंकि आपके निबंध में लिखा हुआ है कि डाटा भी लिखना है, तो आप लिख लो। जैसे 2.55 करोड़ जनसंख्या है 2011 के अनुसार, 1,35,191 किलोमीटर वर्ग हमारा क्षेत्रफल है, जो देश के क्षेत्रफल का 4.1% है। ये तो हमको पता है। इसके अलावा 59772 किलोमीटर स्क्वायर हमारा वन है, जो देश में क्या है, चौथा है। ये भी आपको पता है। इसके अलावा 70% कृषि है हमारे यहाँ, 70% जो है वो कृषि की बात है। ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है कि हमारी 70% कृषि जनसंख्या है वो कृषि कार्य में संलिप्त है। फिर 40.10 लाख कृषक परिवार हैं हमारे यहाँ। इनमें भी जो टोटल कृषक परिवार हैं उसमें से 82% लघु एवं सीमांत कृषक हैं, छोटे किसान हैं। धान का कटोरा कहा जाता है। 2 रबी और खरीफ फसल होती हैं। ऐसा आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। अब ये जो है मेन चीज़ है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है। तो देखिए, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए विजन 2047
प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने और सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए रणनीति और कार्य योजना की तैयारी। तब ये संभावित विकास क्षेत्र कौन से हैं, विज़न क्या है, वो आपको देखना है। इसमें हमको ज़्यादा फोकस करना है, इसीलिए मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो है वो ले आया। और इसके अलावा कोई भी टॉपिक आता है आपको इसी पे फोकस करना है, क्योंकि भाई सरकार ही मान रही ना कि इतने एरिया हैं जिसमें हम संभावित विकास कर सकते हैं, तो इन्हीं को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा समझाना है। अब देखिए पहला एरिया क्या है। पहला एरिया है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। इसमें हमको बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो अधोसंरचना है वो उतना विकसित नहीं है। जैसे अच्छी रोडें नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। किसी भी राज्य का विकास तभी हो सकता है जब उसकी अधोसंरचना विकसित हो। इसलिए हमारा पहला जो विकसित छत्तीसगढ़ को बनाने के लिए वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अधोसंरचना का विकास। दूसरी चीज़ है कृषि का आधुनिकीकरण। हमको बताना है कि ऊपर वाला डाटा आप ले लो, ये अभी हम लोग बात किए ना कि छत्तीसगढ़ में 70% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, उसमें 82% लघु सीमांत हैं, 40 लाख कृषक परिवार हैं। ऐसे आपको बेसिक जो कहीं कभी कहीं से भी यूज़ करना है। हमको क्या बताना है कि कृषि क्योंकि आधुनिकीकरण नहीं है, कृषि में अभी हम भी परंपरागत तरीके से काम करते हैं, हल चलाते हैं, बैल का यूज़ करते हैं। तो जो आधुनिक मशीन है, आधुनिक आपका खाद है, बीज है, रासायनिक उर्वरक है, उनका हम यूज़ नहीं करते, जिसके कारण दिक्कत होती है। तो हमको अगर कृषि में आपको बढ़ना है आगे, क्योंकि हम धान का कटोरा है, हमारी इतनी सारी जनसंख्या इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो कृषि का आधुनिकीकरण करना होगा। तीसरा है शिक्षा और कौशल विकास। इसमें हमको बताना है कि हमारी साक्षरता दर, देश की विकास साक्षरता दर से कम है। कौशल विकास भी हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए बेरोजगारी भी जनरली रहती है। तो हमको क्या है, शिक्षा पे काम करना पड़ेगा और कौशल विकास पे, और यहीं पे आप लिख देना NEP। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसको अभी उच्च शिक्षा में लागू किया गया है, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास की बात करती है। तो आपको बताना है शिक्षा वो जो कौशल विकास की बात करें। चौथा है ज्ञान आधारित विकास। ज्ञान मतलब G से गरीब, इसको हर जगह यूज़ करना। Y से युवा, A से अन्नदाता किसान, N से नारी। तो गरीबों का विकास करना है, युवाओं का करना है, किसानों का करना है, महिलाओं का करना है। अगला है निवेश को प्रोत्साहन। हमको ये बताना है कि हमारे यहाँ खासकर निवेश भी, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ना, वो बहुत कम है। अब भाई सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती ना, जैसे गुजरात, कर्नाटक ये राज्य इसीलिए आगे बढ़े क्योंकि यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो हमको जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, मतलब बाहर वाले क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, अगर आप ऐसे सोचोगे, जो बाहर के प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि यहाँ खूब ज़्यादा लाल फीताशाही है, करने आते हैं तो ये करो, वो करो, ये परमिट लो। तो हमको अपना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है और इसके साथ हमारा निवेश को प्रोत्साहित करना है। छठवां पॉइंट है खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग। इसमें आप पूरा डाटा दे दो। जो याद है, निबंध में दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं कोयले का भूल गया। टिन का याद है ना कि 100% हमारा पूरा पूरा उत्पादन है। किसी का लोहा का याद होगा, बॉक्साइट का याद होगा, जो हो वो लिख दो। कुछ याद नहीं तो लिख दो छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन में खूब अच्छा है, खूब ज़्यादा संसाधन होते हैं। तो इनका प्रभावी उपयोग भी हमको करना पड़ेगा, ये नहीं कि भाई हो रहा है वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सातवां पॉइंट है जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अब दुनिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही, तो हमको भी सोलर के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे किसानों के लिए हम दे रहे हैं ना मोटर सोलर वाली। इसके अलावा पवन ऊर्जा उतना हमारे यहाँ नहीं रहती, लेकिन आपको ये जो ताता पानी में है भूतापी ऊर्जा, उस पर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये जो जल वाला है उस पर काम करना पड़ेगा। तो इन पे हम काम करें, जैसे हसदेव में है। आठवां है कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज मतलब कुटीर उद्योग जो हैं, क्योंकि गांधी जी का आप यहाँ पे नाम ले लीजिए कि गांधी जी भी बात करते थे कुटीर उद्योगों की। छत्तीसगढ़ में जनसंख्या बहुत ज़्यादा गरीब है, तो जो कुटीर उद्योग हैं उनको अगर हम बढ़ाएंगे स्व सहायता समूह के माध्यम से, उनको लोन देके, तो वो आगे बढ़ेगा। हम लोकल फॉर वोकल जो बात होती है वो। नौवां क्या है, छोटे व लघु उद्योगों को प्रोत्साहन। सरकार जो छोटे उद्योग हैं, क्योंकि यहीं असली गरीब काम कर रहे हैं ना, तो इनको हम प्रोत्साहन दें। 10वां है फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स। देखिए अब बहुत ज़्यादा मिलेट्स, 14 जिले अपने मिलेट्स वाले हो गए हैं। अभी पूरी दुनिया मिलेट्स की तरफ भाग रही, तो हमको भी मिलेट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसका प्रोसेसिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। यहीं ऐसे कारखाने रहें कि प्रोसेसिंग हो पाए। 11 क्या है टूरिज़्म विकास। छत्तीसगढ़ का आप बता दीजिए कि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। मतलब
बहुत संभावनाएं हैं, पूरा बस्तर हमारा झरने, पहाड़, ऊपर सरगुजा, बीच का एरिया। तो हम, क्योंकि हमारी कोई टूरिज़्म नीति नहीं है, अब जैसे आप बाकी राज्यों में जाओगे ना तो वहाँ पूरा टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, वो अच्छे से काम करता है, आप ऑनलाइन बुकिंग करो, ये करो। हमारे यहाँ कुछ है नहीं, तो उसमें हमको विकास करना पड़ेगा। हमको घूमने जाना है तो हम लोग बाहर का सोचते हैं, लेकिन बाहर वाले कभी सोचते हैं चलो छत्तीसगढ़ घूमने चलते हैं, तो उस सोच को बदलना है। 12 है स्वास्थ्य और पोषण। इसमें वही सब हम डाटा देंगे कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, ये सब ठीक नहीं है और इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर विकसित होना है तो युवाओं पे ध्यान दोगे। ये जो बच्चे हैं यही तो आगे चल के युवा बनेंगे, तो इनका पोषण ठीक होगा। 13वां है जनजाति विकास। ये भी ज़रूरी है, आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की, आप बता दो कि करीब 30%, 1/3 इस टाइप का डाटा भी लिख सकते हो आप। लगभग 1/3 जनसंख्या जनजाति, और इनका कि बिना विकास किए हम विकास नहीं कर सकते। फिर 14वां है हमारी जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य है, तो ये डाटा आप दे दो कि इसके लिए पूरा काम करना पड़ेगा। 15 है कि छत्तीसगढ़ गाँवों का देश है, गांधी जी भी बोलते थे, तो गाँवों का विकास करना जरूरी है। और 16 केवल गाँव का क्यों करेंगे, नगरों का भी विकास करना जरूरी है। स्मार्ट सिटी की बात हम करेंगे, यहाँ मनरेगा की बात करेंगे, आवास की बात करेंगे, तो ये सब बात हम विकास, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये संभावित विकास क्षेत्र हैं, ये बिल्कुल रट लो इसको सामने, इसीलिए मैं एक पॉइंट लाइन में दे दिया हूँ, सरकारी चीज़ है ये, देख लो, विज़न है, तो ये आप याद कर लो। कुछ भी आए ना घुमा फिरा के यही लिखना है। फिर थोड़ा सा आपको ये बताना है कि ये जो आपके 10 रणनीतिक स्तंभ है ना, इनको भी आप थोड़ा सा समझा सकते हो क्या क्या है। एक तो ज्ञान आधारित विकास का केंद्र, ठीक, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, ये याद रख लो भाई। दूसरा तकनीक आधारित रिफॉर्म, तकनीक की बात करेंगे। फिर अधिकाधिक पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय मतलब होता है ऐसा व्यय जो शिक्षा पे, सड़क पे किया जाए, स्कूल बनाने पे किया जाए, अस्पताल बनाने पे किया जाए। एक होता है, ये तो हो गया पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय ये सब होता है, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक। अगला है प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ आप देखें कि 43% वन है, तो उनका यूज़ होना चाहिए, खनिज है। अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की नव संभावना। सेवा क्षेत्र अभी भी हमारा कम है ना, तो उसमें हमको जोर देना पड़ेगा। निजी निवेश बढ़ाना पड़ेगा, बस्तर सरगुजा पे भी ध्यान देना पड़ेगा, मिडिल पे ही ध्यान देते हैं। डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स की बात है, छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास, और आखिरी भाई बात करोगे क्यों, क्रियान्वयन भी करो ना। फिर ये थोड़ा सा आप डाटा दे देना। देखो अभी क्या है कि 1 नवंबर 24 तक ये जो हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047, तो हम 1 नवंबर 2024 तक, मतलब हमारा जो राज्य स्थापना वर्ष है उस तक कर लेंगे। तो उसमें एक और पूरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार आएगा तो यही सब लिखना पड़ेगा। इसके अलावा हम क्या क्या करेंगे, अगले 5 वर्षों में राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके हमको करना है 10 लाख करोड़। ये भी हमारा एक लक्ष्य है, ऊपर पढ़े थे ना, दोगुना करना जीएसडीपी, तो 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ करना है। मजदूरों और आदिवासियों को समग्र विकास करना है। फिर वही वाली बात, 2047 तक एक हम बनाएंगे मध्यावधि लक्ष्य, मतलब शॉर्ट टर्म गोल, और एक बनाएंगे दीर्घकालीन गोल। और 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बनकर खड़ा होगा। समझे कि जब देश होगा तो हम भी विकसित राज्य बनेंगे। इसके अलावा फिर ये सब तो हम लोग पढ़े ही हैं, बजट वाला आप देखे होंगे। एक ये वाला पॉइंट आप लिखते हैं ना, ग्रेट सीजी, ठीक। ग्रेट सीजी मतलब है कि गारंटी, रिफॉर्म, जी से गारंटी, आर से रिफॉर्म, ई से इकोनॉमिक ग्रोथ, ए से अचीवमेंट, टी से टेक्नोलॉजी, जी से गुड गवर्नेंस। तो ग्रेट सीजी करके आप लिख देना। ये कविता ना याद कर लो, कहीं भी यूज़ कर लेना। मर के देवलोक झन जाते हो, कहूँ जन्म झन पाते हो, छत्तीसगढ़ ला छाँव करे बर मैं छानी बन जाते हूँ। मतलब मरने के बाद मेरे को कहीं नहीं जाना है देवलोक, मैं छत्तीसगढ़ को छाँव देने के लिए, मैं खुद छानी बनने के लिए तैयार हूँ, ऐसी बात करते हैं ये। अब ये 10 स्तंभ आप यहाँ से देख लीजिएगा, मैं PDF दे दूँगा। पहला ज्ञान का पिलर है, और वो बजट वाला आप देख लीजिएगा, इसको हम लोग अच्छे से समझाएं। दूसरा तकनीक है, तीसरा पूंजीगत व्यय है, चौथा प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ है, पाँचवा
टूरिज़्म है। छठवां निजी निवेश की बात करता है। सातवां बस्तर सरगुजा की ओर देखो। आठवां डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट, मतलब नए रायपुर में ये आपका ना अलग से सवाल भी आ सकता है, डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट पॉकेट्स क्या है। जैसे नए रायपुर में प्लग एंड प्ले मॉडल पर आईटी आधारित रोजगार सृजन होगा। इसमें क्या होता है कि अपन एक ऐसा बना देते हैं और इसी के आधार पे चारों तरफ विकास होता है। नए रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्टेट कैपिटल रीजन बनेगा। नौवां है छत्तीसगढ़ भाषा तीज त्यौहार साहित्य को आगे बढ़ाना। और 10वां है क्रियान्वयन, मतलब प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ काम करना। भाई ये काम तो है ही है, अब कुछ तो चुनौतियाँ होंगी ना, ऐसे में ये भी लिखना है। सबसे बड़ी चुनौती तो आपका नक्सलवाद है। शिक्षा साक्षरता दर कम है, जनसंख्या वृद्धि हो रही, स्वास्थ्य सुविधाएं कम है, छत्तीसगढ़ ऋण से दबा हुआ है, रूढ़िवाद है हमारे यहाँ, गरीबी बेरोजगारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्षेत्रीय विषमता है, बस्तर सरगुजा पीछे हैं, कृषि में पीछे हैं, उद्योग में पीछे हैं, सेवा में पीछे हैं, टूरिज़्म में पीछे हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। अभी तो हमारे यहाँ युवा खूब ज़्यादा है, लेकिन आगे चल के युवा कम होंगे ना, युवा बूढ़े हो जाएंगे, तो वो दिक्कत है। जीडीपी में केवल हम आर्थिक पक्ष की बात करते हैं, मानवीय और सामाजिक पक्ष की बात नहीं करते। जैसे भूटान है, वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है ना, तो वो बात हम भी कर सकते हैं। कुशल मानव संसाधन नहीं हमारे यहाँ, कम है। हाई जीडीपी ग्रोथ को बनाए रखना चुनौती है भाई, अभी तो ठीक है, उसको बनाए रखें लगातार। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो दुनिया में 60% के आसपास है, हमारे यहाँ 47% ही है, तो वो भी एक चुनौती है। आगे है कि आगे की राह क्या हो सकती है, सुझाव हम क्या देंगे आगे की राह। एक तो है कि मेन है जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके ऊर्जा का यूज़ करना पड़ेगा, उनको विकसित छत्तीसगढ़ मॉडल से जोड़ना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या करें। अगला है कि सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी। देखिए कोई भी चीज़ केवल नीति निर्माताओं से नहीं होगी, जब तक नागरिक उसमें सक्रिय भागीदारी नहीं करेंगे ना, तब तक वो ही नहीं सकता। तो नागरिकों की सक्रिय भागीदारी हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, केवल सरकारी इन्वेस्टमेंट से काम नहीं होगा, तो निजी कंपनियां आएँ काम करें तो हम आगे बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़क बने, रोड बने, मतलब स्कूल बने, अस्पताल बने, ये सब बनेंगे तभी तो। आपके प्रोसेसिंग सेंटर बने। फिर क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान हो, जैसे जो क्षेत्रीय विविधता है, जनजातियों का सम्मान हो, बस्तर सरगुजा का सम्मान हो, क्षेत्रीय जो तीज त्यौहार हैं उनका सम्मान हो, सभी का सम्मान होना चाहिए ना। फिर पर्यावरणीय विकास सतत हो, टूरिज़्म की बात हो, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से हो, ये सब हमारे सुझाव हैं। इनको आप ये हर जगह यूज़ कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष आपको ये देना है, एक तो देना है कि हमारा 10वां पिलर है, बड़ी बड़ी बातें तो अच्छी बात है, लेकिन 10वां पिलर जो बजट का है वो है कार्यान्वयन का, मतलब प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ प्रदेश के सभी नागरिकों को, प्रशासन को कार्य करना होगा। ये जब तक नहीं होगा तब तक भाई बात तो हम कर लिए, 10 पिलर हैं, ग्रेड सीजी, युवा, नारी, किसान, सब बात कर लिए, लेकिन जब तक ये काम नहीं होगा तब तक कहाँ 14 पॉइंट विज़न की बात कर लिए। फिर आप बताओ कि भाई असली है भारत को विकसित बनाना 2047 तक, और भारत तो राज्यों का समूह है ना, मतलब भारत ऐसा अलग से थोड़ी है। राज्य विकसित होंगे तो भारत विकसित होगा, सहकारी संघवाद है, तो राज्यों के विकास से ही भारत का या देश का विकास संभव। और आज़ादी के 100वें वर्ष हम छत्तीसगढ़ को विकसित बनाएंगे और इसी क्रम में भारत भी हमारा विकसित बनेगा। ऐसा करके आप कंक्लूड कर सकते हो। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज़ और, पीडीएफ ना क्योंकि इसमें लिख देता हूँ या कुछ कुछ हो जाता है, पूरी चीज़ मैं लिख नहीं पाता, तो मैं सोच रहा था कि एक अच्छे से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँ, जो जो 10-12 टॉपिक जो आपके इस बार एग्ज़ाम में आ सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबको एक साथ बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करके जैसा आपको लिखना है वैसा बना के दे दूँ। क्योंकि इसी को डायरेक्ट दे दूँगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं समझा दिया हूँ, बस उसको लिखा नहीं हूँ, तो आपको समझ में आएगा नहीं। तो वो प्रयास कर रहा हूँ मैं, और कर रहा था, अभी तक उतना हो नहीं पा रहा था। अब क्योंकि अब मैं बोल भी दिया वीडियो में, तो अब मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी आपके 10-12 निबंध जो आ सकते हैं उनको मैं बनाऊँगा और वो आपको पीडीएफ में शेयर कर दूँगा जल्दी, 3-4-5 दिन में। एक स्पोर्ट्स वाला आप लोग बोल रहे थे, वो भी प्रयास करूँगा करने का। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।